Good evening to you all. कल हमने एक्सटर्नल मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट से जुड़े हुए जो इकोनॉमिक करेंट थे, लगभग उनके डायमेंशन को देखा। उनमें कुछ कन्फ्लिक्टिंग डाटा थे, ठीक है, जो करेक्शन डिमांड करते हैं। तो एक बार विथ डाटा, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स अभी 11 अक्टूबर का अभी देख रहा था, तो इकोनॉमिक टाइम्स रेफर कर रहा है यूएसए इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया। उस पर एक आलेख है, ठीक है। तो कई बार ये कन्फ्लिक्टिंग डाटा है। दो लिंक मैंने ग्रुप में डाला है, टारगेट बैच वाले ग्रुप में दो लिंक मैंने डाला है, जो होंगे वो डिफरेंट ग्रुप में अंशु शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जिसमें एक लिंक द हिंदू का है और दूसरा लिंक जो है वह इंडियन एक्सप्रेस का है। और इन दोनों के अलावा एक तीसरा हमारा सोर्स है इंडिया ब्रीफिंग्स का, ठीक है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उसके द्वारा जो निवेश से संबंधित आंकड़ा जारी किया गया है, उसी आंकड़े को आधार बना करके ये किया गया है। अगर मैं कहूं एफडीआई के कंटेक्स्ट में, और रेफरेंस है 2023-2024, टॉप 5 सोर्सेज की बात करूं तो टॉप 5 सोर्सेज में नंबर 1 पोजीशन पर जो है वह सिंगापुर है, जहां से 11.77 बिलियन का एफडीआई आया है 2023-24 में। नंबर 2 पोजीशन पर मॉरिशस है। मॉरिशस से 7.97 बिलियन का एफडीआई आया है। नंबर 3 पोजीशन पर अमेरिका है, जहां से 4.998 बिलियन का एफडीआई आया है। नंबर 4 पॉइंट पर नीदरलैंड है, जहां से 4.924 बिलियन का आया है। नंबर 5 पोजीशन पर जापान है, 3.177 बिलियन आया है। और ये रेफरेंस पीरियड है 2023-2024। इसी टॉप 5 सोर्सेज की बात करें, रेफरेंस पीरियड को हम चेंज करें और रेफरेंस पीरियड हम अप्रैल 2000 से मार्च 2024 का लें, तो नंबर 1 पोजीशन पर मॉरिशस है, मतलब पिछले 24 वर्षों के आंकड़ों को आधार बनावे तो नंबर 1 पोजीशन पर मॉरिशस है 171.84।
बिलियन का एफडीआई आया है, टोटल एफडीआई का करीब करीब 30%। नंबर 2 पोजीशन पर सिंगापुर है, सिंगापुर से करीब करीब 159.94 बिलियन का एफडीआई आया है, करीब करीब 22%। थर्ड पोजीशन पर अमेरिका है, $65.194 बिलियन, और शेयर जो है करीब करीब 10% है। फोर्थ पोजीशन पर नीदरलैंड है, जहां से 48.68 बिलियन का 48.68 बिलियन, जो कि करीब करीब 7% है टोटल एफडीआई का। और 5वें नंबर पर यूनाइटेड किंगडम जापान है, जहां से 41.92 करीब करीब 6%। इसी प्रकार अगर हम मूव करें अगर टॉप 5 स्टेट्स की बात करें और रेफरेंस पीरियड 2023-24, नंबर 1 पोजीशन पर महाराष्ट्र ही, $15.11 बिलियन। एक मिनट, ये 25%, 24%, ठीक है, रेस्ट ठीक है। महाराष्ट्र है। नंबर 2 पोजीशन पर जाएंगे गुजरात है, $7.3 बिलियन। नंबर 3 पोजीशन पर कर्नाटक है, $6.57 बिलियन। नंबर 4 पोजीशन पर दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली का पोजीशन 6.52 बिलियन। और नंबर 5 पोजीशन पर तमिलनाडु है, जहां से 2.17 बिलियन। लेकिन अगर रेफरेंस पीरियड हम बदलें, रेफरेंस पीरियड हम 2000 से 2024 का लें, तो नंबर 1 पोजीशन पर महाराष्ट्र है, जहां से कुल एफडीआई 69.09 बिलियन का है, और यह करीब करीब टोटल एफडीआई का 30% है। नंबर 2 पोजीशन पर कर्नाटका है, जहां से कुल एफडीआई 51.03, और यह टोटल एफडीआई का 22% है। नंबर 3 पोजीशन पर गुजरात है,
39.2 बिलियन, और यह करीब करीब 17% के आसपास पहुंचता। नंबर 4 पोजीशन पर दिल्ली है, जो 31.72 बिलियन पहुंचता है। और यह करीब करीब आंकड़ा जो जाता है वो आपको 14%। नंबर 5 पोजीशन पर तमिलनाडु है, जहां से 10.94 बिलियन, और यह 5%। टॉप 5 सेक्टर्स की बात करें, ठीक है, बस केवल आपको डिफरेंसेस ध्यान रखना है। इस बार का रेफरेंस पीरियड होगा तो सिंगापुर नंबर 1 पर होगा, और अगर कुमुलेटिव 10 साल की बात हो, 20 साल की बात हो, तो वहां पर मॉरिशस नंबर 1 पोजीशन पर आ जाएगा। 2018-19 तक मॉरिशस नंबर 1 पोजीशन पर रहा, सिंगापुर नंबर 2 पर था। ठीक है, उसके बाद सिंगापुर ने मॉरिशस को रिप्लेस किया है। ठीक है, सेम अगर आप यहां पर भी आकर के देखें तो किसी भी दृष्टि से देखेंगे तो महाराष्ट्र शीर्ष पर है, चाहे 2023-24 के कंटेक्स्ट में बात करें, या ये बातें जो हैं लास्ट 2 और 2.5 डिकेड के कंटेक्स्ट में, 2000 से 2024 के कंटेक्स्ट में बात की जाए, नहीं, फर्क आएगा सेकेंड पोजीशन पर। कुमुलेटिव एफडीआई पिछले 24 वर्षों की बात करेंगे तो कर्नाटका नंबर 2 पोजीशन पर आएगा। अदरवाइज अगर 2023-24 के एफडीआई की बात करेंगे तो गुजरात सेकेंड पर आएगा। जब गुजरात सेकेंड पर आएगा तो कर्नाटका थर्ड पर जाएगा, और जब कर्नाटका सेकेंड पर आएगा तो गुजरात थर्ड पर जाएगा। क्योंकि हमेशा ध्यान रखें, इतने आंकड़ों को कैरी करना जो है, मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि एक कंफ्यूजन कल जो हमने किया था, ठीक है, तो उसमें मॉरिशस नंबर 1 पोजीशन पर हमने किया था, एक वहां गड़बड़ी हुई थी। ठीक है, अब बातें समझ में आ गई। तो कहीं ना कहीं आपको उस टेक्निक को आइडेंटिफाई करना होगा जिस टेक्निक के सहारे आप आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं। क्लियर? बढ़ूं आगे। नेक्स्ट अगर आप मूव करेंगे, टॉप 5 सेक्टर्स एफडीआई, रिसिप्टेंस में, और इसके कंटेक्स्ट में बात करूं, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे ना, एक जगह इन आंकड़ों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है। कई बार आप देखेंगे जब इकोनॉमिक सर्वे उस चीज की चर्चा करता है, स्पेशली इन्हीं चीजों के लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे के एक्सटर्नल सेक्टर वाले पूरे के पूरे पार्ट को 2 दिनों में कवर किया कि एटलीस्ट ट्रेड के कंटेक्स्ट में ऑथेंटिक आंकड़ा मिल जाए, एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट के कंटेक्स्ट में ऑथेंटिक आंकड़ा मिल जाए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न उठा करके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो नंबर 1 पोजीशन पर कंप्यूटर सर्विसेज है, और इसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों आ जाएगा। ठीक है, यहां पर निवेश अगर देखें तो 7.97 बिलियन का रहा है। नंबर 2 पर सेवा क्षेत्र है, 6.64 बिलियन।
नंबर 3 पर जाएंगे तो निर्माण है, अवसंरचना निर्माण। 4.23 बिलियन। नंबर 4 पोजीशन पर ट्रेडिंग है, नंबर 4 पोजीशन पर ट्रेडिंग है 3.865 बिलियन। और नंबर 5 पोजीशन पर पावर है, $1.7 बिलियन। और अगर इसी में हम 2000 से 2024 के पीरियड को आधार बनावें तो नंबर 1 पोजीशन पर सेवा क्षेत्र है, $109.5 बिलियन और टोटल एफडीआई का 16%। नंबर 2 पोजीशन पर कंप्यूटर सेवा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, और इसका जो है 102.88 बिलियन जो 15%। नंबर 3 पोजीशन पर जाएंगे तो नंबर 3 पोजीशन पर आपको ट्रेडिंग है, और यह 43.39। और यह करीब करीब 6% जाता है। नंबर 4 पोजीशन पर देखेंगे तो दूर संचार है, टेलीकम्युनिकेशन, और 39.33 जो करीब करीब 5% के आसपास पहुंचता। और फिर ऑटोमोबाइल है, जहां पर 39.27 अप्रॉक्स 5% ऑफ टोटल एफडीआई। और सोर्स है इसका द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, तीसरा सोर्स इसका है इंडिया ब्रीफिंग, और चौथा सोर्स इसका है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं इन लोगों ने जिसको सोर्स बनाया है वो आपको है DPIIT का डाटा। ठीक है, अब मैं वापस लौटता हूं, बढ़ूं यहां से आगे। प्रीति एक बार कॉल कर लीजिएगा आप, प्रीति रानी।
अब अगर यहां से हम आगे बढ़ें तो नवंबर 2024 के दर्पण में देखिए क्या अनुमान लगाया गया है, उससे आराम से अब बचा जा सकता है। समझे, उसमें बहुत उलझने की जरूरत नहीं मैं समझता। ठीक है, जो करेंट इकोनॉमिक करेंट को कवर किया गया है उसमें ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 की चर्चा है जो मुंबई में संपन्न हुई है, और यह 5th एडिशन है फिनटेक का। फिनटेक जो है एक्रोनिम है, नहीं, फुल फॉर्म क्या है, फिनेंशियल टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनेंशियल मैनेजमेंट में जो हेल्पफुल फिनेंशियल टेक्नोलॉजी है ये उससे जुड़ा हुआ है। दूसरा जो है एक महत्वपूर्ण सूचना है जहां से प्रश्नों की संभावना बन सकती है। एयर इंडिया में विस्तारा का विलय किया गया है। ठीक है, और यह विलय 12 नवंबर 2024 से प्रभावी है। ठीक है, विस्तारा जो है ज्वाइंट वेंचर था एयर इंडिया का और सिंगापुर एयरलाइंस का। ठीक है, और उसका विलय हुआ है टाटा ग्रुप के जो है ओनरशिप वाले एयर इंडिया में। अगस्त 2024 में उसको मंजूरी दी गई थी। ठीक है, अब अगर आप देखें तो एयर इंडिया में सिंगापुर एयरलाइंस की हिस्सेदारी जो है, शेयर जो है 25.19% हो गया है। ठीक है, और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो इसके मद्देनजर 2058 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है सिंगापुर एयरलाइंस के द्वारा। विस्तारा में अगर आप जाकर के देखें, सिंगापुर एयरलाइंस का शेयर 49% था, जबकि एयर इंडिया का शेयर जो है 51% था। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो एक चर्चा आई है एनपीएस वात्सल्य योजना। एनपीएस फुल फॉर्म है न्यू पेंशन स्कीम। तो एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत जो है इसकी घोषणा 2024-25 के बजट में की गई थी, और 18 सितंबर 2024 को जो है इसकी औपचारिक शुरुआत हुई। 18 सितंबर 2024। ठीक है, इसके जरिए न्यू पेंशन स्कीम का बच्चों के लिए विस्तार किया गया है, और इसका एडमिनिस्ट्रेशन और रेगुलेशन जो है पीएफआरडीए के अधीन होगा। पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये जो स्कीम है, ठीक है, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। मिनिमम एनुअल प्रीमियम 1000 रुपीज का है, कोई अपर लिमिट नहीं है। ठीक है, और जो डिपॉजिटेड अमाउंट है, डिपॉजिटेड अमाउंट को इन्वेस्ट कहाँ किया जाएगा? ठीक है, डेब्ट फंड में उसे इन्वेस्ट किया जाना है या इक्विटी फंड में उसका इन्वेस्टमेंट होना है, इसमें यह ऑप्शन दिया गया है। इन्वेस्टर ये डिसाइड करेगा कि उसको कहाँ पर निवेश करना है, और 60 साल की उम्र के बाद बच्चे इस पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। एक और ऐसा ही स्कीम है, क्या मुस्कुरा रही हूं?
तो उसके भी कुछ ना कुछ प्रोविजन होंगे, नहीं? कुछ एग्जिट का रास्ता होगा या कुछ उसमें होगा, माँ बाप को कुछ न कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं? लेकिन ये मरने की ही बात क्यों ध्यान में आती है? नहीं, ये भी तो सोच सकते हैं अगर 150 साल जी गया तब क्या होगा। क्योंकि बहुत सरकारी नौकरी में बहुत ऐसे पेंशन होल्डर हैं जितनी उनकी नौकरी नहीं है, ठीक है, जितनी उनकी नौकरी नहीं है उससे ज्यादा लंबे समय तक उन्होंने उतने उससे लंबे समय से वो पेंशन ले रहे हैं, उससे लंबे समय से, ठीक है। और आप देखेंगे जितने पर वो रिटायर किए होंगे पेंशन उसका कई गुना ज्यादा है। तो खैर, अब हम आते हैं आयुष्मान भारत का विस्तार। आयुष्मान भारत के बारे में पता होगा आपको, 2017 में आयुष्मान भारत जो है पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, पूरा फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, इसके तहत जो है 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कवर किया जाना था वार्षिक तौर पर। ठीक है, अगर आप देखें तो 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को भी अब इस स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब देखिए प्रश्न के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, यह डिमांड आधारित योजना है। आयुष्मान भारत स्कीम भी तो डिमांड आधारित था, नहीं, मांग पर आधारित थी योजना थी। दूसरा कंटेक्स्ट अगर देखें, जो इस स्कीम के तहत, जो बुजुर्ग इस स्कीम के तहत बेनिफिटेड होना चाहते हैं उनको अपना पंजीकरण करवाना होगा। ठीक है, और यहां पर ध्यान रखेंगे आयुष्मान भारत के तहत जिनको कवरेज प्राप्त है, ठीक है, उनके लिए ये एडिशनल बेनिफिट होगा। मतलब उनका प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख तक का कवरेज है और विस्तार जो दिया गया है बुजुर्गों तक, इसके तहत भी 5 लाख का कवरेज होगा। तो उनका टोटल कवरेज कितना हो जाएगा? 5 + 5 10 लाख तक का कवरेज हो जाएगा। इवन अगर आप जाकर के देखें, अगर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों से अगर आपने ले रखा है और आप आयुष्मान भारत स्कीम का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो ये भी सुविधा यहां पर उपलब्ध है। करेंटली अगर आप जाकर के देखें, यह माना जाता है कि आयुष्मान भारत स्कीम जो है वह विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना है। करीब करीब 55 करोड़ व्यक्ति को यह कवर करता है और विस्तार के बाद यह संख्या बढ़कर के करीब करीब 61 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मूव करें तो पीएम आशा की चर्चा आती है। ठीक है, पीएम आशा का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। सितंबर 2024 में पीएम आशा का विस्तार किया गया। और विस्तार करते हुए 2 स्कीम को इसके अंतर्गत मर्ज किया गया है। एक मूल्य समर्थन योजना, प्राइस स्टेबलाइजेशन सपोर्ट स्कीम को इसमें पीएम आशा में मर्ज किया गया, और दूसरा है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, एक प्राइस सपोर्ट स्कीम
और दूसरा प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, मूल्य स्थिरीकरण योजना, इसको भी इसमें सब मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, पहले से 2 स्कीम इसके कंपोनेंट ऑलरेडी इसके अंतर्गत थे। एक प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम, मूल्य घाटा भुगतान योजना, और दूसरा बाजार हस्तक्षेप योजना, प्राइस इंटरवेंशन स्कीम। तो इस विस्तार के बाद देखेंगे पीएम आशा जो है 4 योजनाओं को अपने के कंपोनेंट को अपने भीतर समाहित करती। नहीं, नवरत्न वाली चीजों को एक चर्चा आती है श्वेत क्रांति 2.0, व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0। ठीक है, सितंबर 2024 में इस पर चर्चा तेज होती है। ठीक है, और 4 चीजों को यहां पर फोकस किया गया है। नंबर वन वुमेन एम्पावरमेंट, महिला किसान जो हैं उनका सशक्तिकरण। श्वेत क्रांति पता होगा किससे होगा? दुग्ध उत्पादन से संबंधित। ठीक है, नंबर 2 दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, ऑब्वियसली वो एक टारगेट होगा, और टारगेट है नेक्स्ट 5 ईयर में दूध के उत्पादन को 660 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 660 लाख प्रति लीटर से बढ़ाकर, प्रतिदिन से बढ़ाकर 1000 लाख लीटर प्रतिदिन करना। मतलब करीब करीब आप कह सकते हैं दुग्ध उत्पादन को 5 साल के अंदर 1.5 गुने स्तर पर ले जाना। क्योंकि यहां पर ध्यान रखेंगे ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे आप देखेंगे जिस तरह से इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इनकम जनरेट हो रहा है, फूड हैबिट में परिवर्तन आ रहा है, तो ऑब्वियसली दूध की मांगों में वृद्धि होगी। नहीं, और दूध की मांगों में वृद्धि होगी तो उसके लिए सप्लाई बढ़ाना होगा। तीसरी चीज जो है, ठीक है, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथनिंग, डेयरी अवसंरचना को मजबूती प्रदान करना। और चौथा कंपोनेंट है डेयरी प्रमोशन ऑफ डेयरी एक्सपोर्ट, डेयरी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। यहां पर ध्यान रखेंगे वर्तमान सरकार की एक खासियत है, वो खासियत इस स्कीम में भी दिखेगी। खासियत क्या है? स्कीम को लॉन्च कर दिया जाता नहीं, अच्छी अच्छी बातें स्कीम के कंटेक्स्ट में की जाती हैं, लेकिन जब फाइनेंशियल सपोर्ट की बात आती है, जब बजटरी सपोर्ट की बात आती है, तो वहां पर सरकार हाथ खड़ी कर देती है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें, श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 की बात की गई है, बट विदाउट बजटरी सपोर्ट, इसके लिए कोई बजटीय समर्थन नहीं दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो अगर आप देखेंगे तो हाल के दिनों में जो है सेमीकंडक्टर प्लांट की दिशा में भारत ने पहल की है। अब तक उसके लिए हमारी डिपेंडेंसी किस पर थी? इंपोर्ट पर। नहीं, लेकिन अब हम खुद यहां पर चिप प्रोडक्शन की दिशा में पहल कर रहे हैं। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अब तक 5 सेमीकंडक्टर प्लांट के इस्टेब्लिशमेंट की दिशा में पहल की गई है। ठीक है, और इन 5 प्लांट में अगर आप देखेंगे तो 4 प्लांट गुजरात में,
और गुजरात में भी देखेंगे तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में, नहीं, अहमदाबाद जिले में जो है सानंद नामक जगह है जहां पर 3 प्लांट हैं। ठीक है, अहमदाबाद में ही धोलेरा में चौथा प्लांट है। और गुजरात के बाहर आप देखेंगे असम के मोरीगांव में एक प्लांट की स्थापना की जा रही है। ठीक है, मोटा मोटी इतना काफी है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो बधावन पोर्ट, बधावन पोर्ट ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। ठीक है, और ये जो है सागरमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और आपको पता होगा सागरमाला प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? मेरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से। ठीक है, यह जो है पालघर जिले के दहानू नामक जगह पर है। दहानू शहर के निकट। इससे रिलेटेड जो है, अब तक के कंटेक्स्ट में देखें तो अब तक का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है भारत का? मुंद्रा, नहीं, मुंद्रा पोर्ट जो है सबसे बड़ा माना जाता है। अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो यह जो है भारत का 13th पोर्ट होगा। और यह पोर्ट जब विकसित होगा तो सबसे विशाल और गहरे पानी वाला, ठीक है। इसको 2 चीजों से जोड़ने की बात है। जो इंटरनेशनल रूट्स डेवलप किए जा रहे हैं, तो इसको इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर से जोड़ने की बात है। और दूसरा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ने की बात है। Later on, linked with India Middle East Europe corridor, and it will be international north south transport corridor, international north south transport corridor। इन दोनों से यह जुड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मूव करें तो पीएम जनधन की चर्चा है।
और पीएम जनधन की चर्चा है 10 years कंप्लीटेड, इसके 10 साल पूरे हो गए। ठीक है, इसकी घोषणा की गई थी 2014 के स्वतंत्रता दिवस संबोधन के जरिए। और 28 अगस्त को औपचारिक शुरुआत हुई थी। यह औपचारिक रूप से शुरू हुआ था। ठीक है, अगर इसको देखें तो पीएम जनधन ने फिनेंशियल इंक्लूजन में अहम भूमिका निभाई है। फिनेंशियल इंक्लूजन का मतलब समझते होंगे, क्या मतलब है? फिनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है? फिनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आम लोगों के साथ और आम लोगों को फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, दोनों को एक दूसरे के करीब लेना। जो लोग जिनकी पहुंच वित्तीय संस्थाओं तक नहीं है और वित्तीय संस्थाओं की पहुंच जिन लोगों तक नहीं है, उन दोनों को यह एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की बात करता है। ठीक है, अब इसमें भी गेम बतलाऊंगा आपको, कितना बढ़िया गेम चल रहा है। अनुज, ये पानी गर्म करके दे देना, उसमें मक्खी गिरी हुई है, ध्यान में। ठीक है, अब अगर इसमें देखें, दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। पीएम जनधन के बारे में आपको ये पता है, जीरो बैलेंस अकाउंट है, और पीएम जनधन के बारे में दूसरी चीज पता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में। कोई बतलाएंगे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है? नहीं, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तहत जो है, बैंक एक निश्चित अमाउंट तक आपको निकासी की अनुमति प्रदान करती है। ठीक है, और यह सुविधा इनिशियली 5000 तक थी, बाद में उसको 10,000 किया गया, और वो अप टू 10,000 है। अप टू 10,000 की का मतलब क्या हुआ? वो आपके फिनेंशियल बिहेवियर और डिपॉजिट को ध्यान में रखते हुए आपके कंटेक्स्ट में, पर्टिकुलर अकाउंट के कंटेक्स्ट में ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या होगा, ये निर्धारित किया जाएगा। क्लियर? अब अगर इसके अंतर्गत जाकर के देखें, ठीक है, इस स्कीम ने क्या किया? इस स्कीम ने जो है सेविंग्स, डेप्थ नहीं, इंश्योरेंस, पेंशन, इन तमाम चीज़ों तक आम लोगों की आसान पहुंच को सुनिश्चित किया। तो जब आप देखेंगे तो इनिशियली जब ये लाया गया था तो होता क्या था कि केवल अकाउंट खोलने से नहीं होगा, आपको ऑपरेशनल बनाए रखना है तो ट्रांजैक्शन करना होगा। तो इसने बैंकों पर एडिशनल फिनेंशियल बर्डन क्रिएट किया। अब बैंक क्या करते, अब अपनी ओर से 1 रुपया डाल करके जो है अकाउंट को
ऑपरेशनल बनाए रखते। और अभी जनधन अकाउंट में एक खेल चल रहा है। खेल ये चल रहा है कि जनधन अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा है। अकाउंट आपका ब्लॉक हो गया, उसमें जो अमाउंट है ब्लॉक हो गया, ठीक है। आप उसके बाद संपर्क, अब जनधन अकाउंट किस तरह के लोगों का है ये आप बेहतर जानते नहीं। फिनेंशियली क्या वो बहुत लिटरेट हैं? नंबर 1। नंबर 2, अगर आप जाकर के देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक और उसके कर्मचारियों का अपने कस्टमर के प्रति क्या रवैया होता है, इससे भी आप वाकिफ होंगे, अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। कस्टमर केयर जो है, कस्टमर केयर जो बैंकों के हैं, वो कितना बढ़िया तरीके से एंटरटेन करते हैं, इससे भी आप वाकिफ हैं। मोस्ट ऑफ द केस में देखेंगे ऐसा लगता है रटे हुए हैं और जितना उनको रटाया गया है उतना ही रिप्लाई देंगे आपको, नहीं। अब इसके कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें, जो कस्टमर, जनधन अकाउंट का जो कस्टमर बैंकों के साथ जद्दोजहद करने के लिए तैयार नहीं है, उसके अकाउंट अगर ब्लॉक हुए, फ्रीज हुए, तो वो तो फ्रीज रह जाएंगे। उसमें जो अमाउंट जमा है, और ये अमाउंट कम नहीं जमा है, अगर आप जाकर के देखें तो आप यह पाएंगे, ये बातें मैं कह रहा हूं अगस्त 2024 की, मोर देन 53 करोड़ जनधन अकाउंट थे अगस्त 2024 में, और 2,30,000 करोड़ की राशि इसमें डिपॉजिटेड थी। ठीक है, 2,30,000 करोड़। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसी के कंटेक्स्ट में देखें तो एक स्कीम जिसकी चर्चा है, किसान, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। सितंबर 2019 में शुरू की गई थी, और यह योजना किस प्रकार की है? किसानों के लिए पेंशन, नहीं, इसमें 18 से 40 साल के किसान पात्र हैं। 60 साल की उम्र के बाद ₹3,000, ठीक है, प्रति माह का पेंशन। ठीक है, लेकिन इसके कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें, ये योजना जो है ये फिर क्या है? डिमांड बेस्ड है, स्वैच्छिक मांग आधारित, और इसके लिए आपको 55 से लेकर 200 रुपया प्रति माह एक निश्चित राशि का आपको भुगतान करना होगा।
ठीक है। और पात्रता की एक और शर्त इसकी है, ठीक है। ये किसके लिए है? एसएमएफ के लिए, केवल एसएमएफ के लिए। एसएमएफ मतलब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, मतलब सीमांत किसान नहीं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से, कई बार यह परिभाषा भी पूछी जा सकती है, कम जमीन और छोटे किसान, स्मॉल फार्मर, जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन है। ठीक है। और इसमें जो आपके लिए सूचना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें जो सूचना आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसके अंतर्गत जो पंजीकृत किसान हैं, और ये आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं 6 अगस्त 2024 तक का, तो उनमें अगर आप देखें बिहार नंबर 1 पोजीशन पर है, जहां से 3,45,000 किसान रजिस्टर्ड है। नंबर 2 पोजीशन पर झारखंड है, 2.5 लाख किसान। और नंबर 3 पोजीशन पर अगर आप जाकर के देखें, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में भी देखें तो वो 2.5 ही है, 1000 में वो थोड़ा सा प्लस माइनस नंबर्स में होगा नहीं। और बिहार का नंबर 1 पोजीशन पर होना गर्व की बात नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर एग्रीकल्चरल सेंसस 2015-16 के कंटेक्स्ट में बात करें, ठीक है, तो एग्रीकल्चरल सेंसस 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार देश में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर का रेशियो जो है वह 86% था। 86% किसान स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी में आते थे। लेकिन अगर आप वहां से मूव करें बिहार के कंटेक्स्ट में, तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो हैं 96.96%। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें तो बेसिकली कुछ आंकड़े हैं जो खाद्यान्न उत्पादन के संदर्भ में है, बागवानी उत्पादन के संदर्भ में है, वो वहाँ से आप देख लें। यहाँ पर जो मैं बात बतलाना चाहूँगा, जो चीज़ें महत्वपूर्ण हो सकती हैं कि 2023-24 में, और यहाँ से प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं बीपीएससी में, 2023-24 में अगर आप जाकर के देखें, अगर हम खाद्यान्न उत्पादन की बात करें ठीक है, तो यह खाद्यान्न उत्पादन जो है 332.3 मिलियन टन, ठीक है, जो कि रिकॉर्ड है।
और प्रश्न क्या पूछा गया था, इनमें अगर आप देखें तो जो पैडीज है, धान 1.378, 137.8 मिलियन टन, यह भी रिकॉर्ड। नंबर 2 पोजीशन पर गेहूं है जो 113.3 मिलियन टन। बस इसको आपको ध्यान में रखना है। नंबर 3 पोजीशन पर जाएंगे तो सीरियल्स जो कहते, मोटे अनाज, जो करीब करीब आपको 56.9 मिलियन टन। ठीक है, नहीं अगेन अगर हम मूव करें तो दलहन के कंटेक्स्ट में बात करें और रेफरेंस पीरियड वही है 2023-24। दलहन उत्पादन में कमी आई है और यह है 24.24 मिलियन टन, और यह कमी जो आई है -18.12% की गिरावट दलहन में। यह गिरावट तिलहन में भी दिखाई पड़ती है 2023-24 में। तिलहन उत्पादन 39.67 मिलियन टन और इसमें गिरावट 16.86% की है। ठीक है, एक चर्चा आई है सुभद्रा योजना की। ये उड़ीसा सरकार की योजना है। उड़ीसा सरकार की योजना है और इसका पर्पस क्या है? महिलाओं का वित्तीय रूप से सक्षम बनाना, फिनेंशियली एम्पावर करना। ठीक है, इसके तहत 2024 से 29 मतलब अगले 5 वर्षों के दौरान ₹50,000 की वित्तीय सहायता। ठीक है, नहीं मतलब 5,000 के 2 किस्तों में, और ये आने वाले समय में चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। ये जो एक ट्रेंड शुरू हुआ है, ये ट्रेंड खतरनाक होने जा रहा है डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे बेहतर होता कि सरकारों के द्वारा एक पॉलिसी डिसीजन लिया जाता नेशनल लेवल पर
नहीं, जिस तरह के स्कीम का सुझाव 2019 में कांग्रेस के घोषणा पत्र में दिया गया था, न्याय की बात की गई थी, न्यूनतम आय योजना की, नहीं, या जिसके कंटेक्स्ट में आप देखेंगे, आप लोग तो चूंकि पढ़ते नहीं हैं, इकोनॉमिक सर्वे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जारी किया जाता, तो उसमें एक बार एक चैप्टर था जो डेडिकेटेड था यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम पर। यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम मतलब उसको जो शब्द आप देना चाहें, और आज के कंटेक्स्ट में देखें, चुनाव जीतने का क्या एक आसान तरीका क्या होता जा रहा है। अब धीरे धीरे आप जाकर के देखें, महाराष्ट्र से जुड़ी हुई खबरें सामने आ रही हैं ना, कि लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के बीच 47 लाख मतदाता जोड़े गए, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। और अगर इतने मतदाता जुड़े तो इसके लिए केवल भाजपा और चुनाव आयोग जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए ऑपोजिशन का नकारापन भी जिम्मेवार है। नहीं, आप सक्रिय तब होते हैं, आपकी नींद तब खुलती है जब चुनाव सामने आता है। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखें, सिलेक्शन ऑफ डे, मतलब ऐसे कई स्कीम हमने आपके साथ महाराष्ट्र सरकार की योजना की चर्चा की थी, याद है, जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात की थी, नहीं, और मैंने चर्चा की थी कि इनके क्या नाम है, नवीन पटनायक की सरकार के द्वारा जो स्कीम शुरू किया गया था कालिया के नाम से, तो उसको स्टॉप करके 2 स्कीम शुरू किया गया है जो उसकी तुलना में रिग्रेसिव है, नहीं, और दोनों में अगर आप जाकर के देखें, फंड ट्रांसफर जैसे किस्त है ना, किस्त का जो ट्रांसफर किया जाना है, तो उसके लिए जो समय चुना गया है, अगर आप देखें तो वो समय जो है, टाइम का सिलेक्शन, जिस टाइम पर ट्रांसफर किया जाना है, टाइम का सिलेक्शन जो है हुआ, जैसे इसको देखें, एक के लिए इंटरनेशनल वुमेन डे और दूसरे के लिए राखी पूर्णिमा, जो कि रिलीजियस सिंबोलिज्म से भी वहां पर लिंकेजेज उसके जाकर के जुड़ते। ठीक है, एक और चीज चर्चा है, चर्चा इस कंटेक्स्ट में है, अदर चीजें तो क्योंकि उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, शायद जहां तक मुझे ध्यान है ईस्टर्न एशिया समिट पर रोशन सर ने चर्चा की थी, तो उधर मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये चीज जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि इंडियन इकोनॉमी की बात हो, नहीं, तो अगर साइज एंड रैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो निरपेक्ष दृष्टि से देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, एंड एट पीपीपी अगर आप देखें, क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में, तो यह 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते, और अगर आपने टेस्ट पेपर कवर किया होगा तो टेस्ट पेपर में इन सारे प्रश्नों को हमने कवर किया है। नंबर 1 पर यहां कौन है, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर, नहीं, अगर यहां पर आकर के देखें नंबर 1 पर कौन है,
नंबर 2 पर कौन है? नंबर 3 पर कौन है? नंबर 4 पर कौन है? नंबर 5 पर कौन है? यहां पर एक और चीज ध्यान रखेंगे, परचेजिंग पावर पैरिटी के कंटेक्स्ट में बतलाना चाहूंगा। इसके लिए न्यू बेस ईयर क्या है? क्या है न्यू बेस ईयर? अंशु बतलाओ। 2016 या 17? ठीक है, बढ़े आगे। नहीं, मूव करें हम नाइन्थ मीटिंग ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। ये तो पता ही होगा नीति आयोग के संदर्भ में अध्यक्ष कौन होते, उपाध्यक्ष कौन है, जल्दी बतलाइए। क्या? सीईओ है बीवीआर। सुब्रमण्यम ही है या बदल गए? नहीं, इसके अलावा पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य नहीं। अब अगर यहां पर प्रश्न के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए? नहीं, गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 20 सीएम, ठीक है, और 6 लेफ्टिनेंट गवर्नर ये शामिल हुए। बहिष्कार किन्होंने किया ये ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, बहिष्कार करने वाले में है ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट जो होंगे, विपक्ष शासित राज्य मोस्टली। ठीक है, इनमें अगर आप चले जाएं कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, तीसरा है नहीं वेस्ट बंगाल नहीं, तेलंगाना। ममता दीदी इतनी आसान नहीं है, उनको समझ पाना जो है। ठीक है, तमिलनाडु, केरल, ठीक है, पंजाब, झारखंड, पुडुचेरी। अभी भारतीय राजनीति में देखेंगे ना, समझे, तो जबरदस्त खेल, मदारी का खेल चल रहा है। और इस मदारी के खेल में जो है सह और मात में देखेंगे अरविंद केजरीवाल जी नेक टू नेक फाइट दे रहे हैं। नहीं, अब ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री का आपने नाम लिया तो उनकी भी चर्चा कर ही दूं। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल,
सीएम, इन्होंने क्या डिमांड किया? नीति आयोग की जगह योजना आयोग को क्या किया जाए? प्लानिंग कमीशन को पुनर्बहाल करना। ठीक है, इन्हीं का माइक बंद कर दिया गया, समझे? ठीक है। रेस्ट अगर आप जाकर के देखें, एक है पब्लिक सेक्टर बैंक के कंटेक्स्ट में, पीएसबी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, और इस संदर्भ में है सेबी का दिशा निर्देश है पीएसबी अपनी अंशधारिता को %75 से कम के स्तर पर लाए। ठीक है, ऐसे पीएसबी जो सूचीबद्ध हैं सेबी के साथ। तो इसके लिए जो टाइमलाइन दिया गया था, उस टाइमलाइन को बढ़ा करके क्या कर दिया गया? ठीक है, इस टाइमलाइन को अगस्त 2024 तक ऐसा करना था। इसे 2 वर्ष का विस्तार दिया गया। मतलब अब यह अगस्त 2024 की बजाय अगस्त 2026 तक इस लक्ष्य को हासिल करना होगा। ठीक है, ठीक है। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो अभी 12 पीएसबीज में, पब्लिक सेक्टर 12 पीएसबीज हैं, और 12 पीएसबीज में अगर आप जाकर के देखें तो 4 बैंक हैं। ठीक है, 90% प्लस शेयर। पहले पर पंजाब एवं सिंध बैंक है, जहां पर शेयर जो है 98.25% है, ये सबसे ज्यादा। दूसरे स्थान पर अगर आप देखें इंडियन ओवरसीज बैंक है, जहां पर शेयर 96.38% है। तीसरे स्थान पर यूको बैंक है 95.39। और चौथे नंबर पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जहां पर 93.0। ठीक है, रेस्ट अगर यहां से हम आगे बढ़े, ठीक है,
तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इसकी एक रिपोर्ट आई है। और रिपोर्ट है वीमेन एंड मेन इन इंडिया, टू 2023। ठीक है, इसमें 5-6 बातें की गई हैं। हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है में बदलाव, अगर महिलाओं के कंटेक्स्ट में बात की जाए महिलाओं के प्रतिशत को अगर आप देखें तो 48.5 से बढ़कर 48.8। सेक्स रेशियो के कंटेक्स्ट में ठीक है, 2011 में 943 था और इसमें कहा गया 2036 में इसके 952 होने की संभावना है। ठीक है, अगेन अगर आप देखें तो इसमें बात जो की गई, विवाह करने की उम्र लगातार बढ़ रही है और एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि पहले लोग कैरियर को एक मोड़ देते हैं, सेटल होते हैं, फिर शादी और बच्चे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगेन अगर आप देखें लिटरेसी और फर्टिलिटी रेट के इंटर रिलेशन की बात की गई है। लिटरेसी एंड फर्टिलिटी रेट का अंतर संबंध, अगर निरक्षर जनसंख्या को देखें तो वहां पर फर्टिलिटी रेट जो है 33.9 था। किशोर प्रजनन दर, ठीक है, जबकि साक्षर में यह 11 था और रेफरेंस पीरियड 2020 है। क्या कितना बच्चा पैदा कर सकता है उसको बोलना है। 33 बच्चा कैसे पैदा करेगा? बात आप सही, बात वही होना चाहिए। ठीक है, वही लेकिन फिर साक्षर में 11 वाला नहीं सही होना चाहिए, 1.1। अब आप जाने परीक्षा, हाँ कंफर्म है तब लिखिए।
ठीक है, ये हो सकता है इसमें। अच्छा, बिना किसी औपचारिक शिक्षा वाली महिलाओं के कंटेक्स्ट में यह 2.0 है। मुझे डाटा को लेकर डाउटफुल लग रहा है। ठीक है, जब प्रतिस्थापन दर जो है 2.1 माना जाता है, 2.1 रिप्लेसमेंट रेट जो है, तो अगर प्रतिस्थापन दर 2.1 है, ठीक है, और यहां पर दिया जा रहा है, छोड़ दें इसको, आंकड़ा डाउटफुल है, ये अनावश्यक उलझना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मूव करें, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, IMR। यहां पर यूपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की जो गणना होती है प्रति 1000 जीवित प्रसव, ठीक है, क्या 1,01,000 MMR, यही नहीं कहते। देखिए, फैक्चुअल चीजों में मैं गड़बड़ हो सकता हूं, खुल करके मैं कहता हूं, और ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ठीक है, तो 2018-20 के दौरान MMR जो है वो आपको 97 के स्तर पर था, और IMR जो है, और इसको 2030 तक 70 प्रति लाख पर लाना है, क्योंकि यहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन उठा करके डाले जा सकते। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो यह 2020 में 32 रह गया है। बत्तीस प्रति 1000। ठीक है, और इसमें अगर आप जाकर के देखें तो जो अच्छी चीज है, ठीक है, एक मिनट, सॉरी 28, 32 जो है CMR है, CMR जो है 32 प्रति 1000 है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट और चाइल्ड का मतलब समझते हैं, शिशु जो है 0 to 1 ईयर। ठीक है, क्या ठीक हो या कुछ व्यवस्था करें? नहीं, और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या होता? अंडर 5। ठीक है, ये तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। चलिए, बहुत दिन के बाद इसकी चर्चा सुनी है। समझे? गिफ्ट सिटी, फुल फॉर्म क्या है? गुजरात इंटरनेशनल
फिनांस टेक। ये अभी इंडिया के द्वारा जो अर्बनाइजेशन के जिस मॉडल को स्वीकार किया गया है, ठीक है, तो ये गिफ्ट मॉडल जो है मोस्ट एडवांस मॉडल है। और यह जो है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। नहीं, और इसको जो डेवलप किया जा रहा है वो किस रूप में? कैपिटल इनफ्लो एंड आउटफ्लो के लिए। कैपिटल इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए, ठीक है। और कंटेक्स्ट क्या होगा? इंटरनेशनल। ये जो गिफ्ट सिटी है, इसके कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो इसके 3 फीचर हैं। ये फीचर आपके लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 1, नॉन रेसिडेंट जोन फॉर फेमा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है वह गिफ्ट सिटी में लागू नहीं होगा। अर्थात अगर हम जाकर के देखें कि इस रीजन में जो भी इंस्टीट्यूशन होंगे वहां पर फेमा के प्रावधान लागू नहीं होंगे, ठीक है। और ये जो हैं 11 नोटिफाइड फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। दूसरा, अगर आप जाकर के देखें, यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर IFSCA के विनामकीय ढांचे के अंतर्गत आएगा। मतलब इसका रेगुलेशन जो है वो IFSCA के द्वारा किया जाएगा। और तीसरा, सेपरेट टैक्स रिजिम। इसके लिए सेपरेट टैक्स रिजिम होगा जो कि इंटरनेशनल पैरामीटर के अनुरूप होगा, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप होगा। और मुझे लगता है आज से अर्बनाइजेशन मैनेजमेंट पर जब मैं काम कर रहा था, यह आज से 6 साल 8 साल करीब पहले, समझे। तो आप यहाँ के सर्विसेज वेस्ट में गिफ्ट सिटी के अंतर्गत आप जाकर के देखें जो मॉडल है, तो वहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट का जो मॉडल है, ठीक है, कूड़ेदान जो आपके घर में है, जैसे पानी का पाइप या नाले का पाइप नहीं जुड़ा हुआ है, इसी तरह आप पाइप से अटैच्ड होगा, वहाँ डालें, बटन दबाएं, और मुझे ध्यान नहीं है कि वो 75 किलोमीटर पर आवर या 90 किलोमीटर पर आवर की गति से कूड़ा जो है अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचेगा और डिस्पोजल उसका होगा।
ठीक है। तो हमें यही लगा कि अगर यही सिस्टम हम गिफ्ट सिटी के बजाय पूरे देश में हम डेवलप कर दें, नहीं, और आदमी को डाल करके स्विच दबा दें, नहीं, तो कितनी जल्दी एक जगह से दूसरे जगह की यात्रा की जा सकती है। अब ये नहीं कहिएगा कि उसके बाद उसकी हालत क्या होगी। ठीक है। एक जो अभी चर्चा आ रही है रक्षा उत्पादन के कंटेक्स्ट में, इंडिया के बारे में आपको पता होगा कि भारत रक्षा उत्पादों का सबसे बड़ा आयातक है। ठीक है। और अगर आप देखें तो वर्तमान सरकार के द्वारा, एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा जो मेक इन इंडिया की बात की जा रही है, इस मेक इन इंडिया को रक्षा क्षेत्र में भी लाना है। और यहां पर अगर आप देखें तो इसके दो पर्पस हैं। एक, रक्षा मामलों में आत्मनिर्भरता हासिल करना, और दूसरा इसका पर्पस है डिफेंस एक्सपोर्ट, रक्षा निर्यात। अब इस संदर्भ में देखें तो 2023-24 के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें, ठीक है, तो अगर आप देखें तो रक्षा उत्पादन में जो है 1.26 या 1.27 लाख करोड़ का रक्षा उत्पादन हुआ। ठीक है। और अगर आप देखें तो यह वृद्धि जो है वह 16.7% की वृद्धि है रक्षा उत्पादन में। ठीक है। और इसमें अगर आप देखें पीएसयू का शेयर जो है 79.2% है, और प्राइवेट सेक्टर का शेयर 20.8% है। ठीक है। 2023-24 में अगर आप जाकर के देखें तो रक्षा निर्यात जो है $2.62 बिलियन यूएसडी का रहा है, जो रिमार्केबल है। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो रक्षा निर्यात में वृद्धि दर जो है 32.5% की वृद्धि हुई है। एक दो और इंफॉर्मेशन है जो आगे कवर करेंगे, थोड़ा सा स्पेस आप दे दीजिएगा। सितंबर 2024 वाले दर्पण में, ठीक है, उसमें जो है क्रॉप्स एंड टॉप 5 प्रोड्यूसर उसके लिस्ट मौजूद हैं। सितंबर 2024 के दर्पण में नहीं होगा तो ऑफिस में कोई आदमी फोटो खींच करके ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक है, उसको आप वहां से देख लेंगे। बढ़े आगे। अभी जो है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीजन, यूएन पॉपुलेशन डिवीजन
तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीजन का वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 ये प्रकाशित हुआ। अक्सर पूछा जाता है कि ये पब्लिकेशन किसका है, और ये प्रकाशन होता है जुलाई 2024 में। ठीक है, जिसमें कहा गया, अभी पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नंबर 1 पर कौन है? इंडिया। नंबर 2 पर चाइना है। और ये इसमें कहा गया है कि 2070 में भारत की जनसंख्या जो है 1.7 बिलियन होगी। ये पीक होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? ठीक है, इसके बाद इसमें गिरावट। इसके बाद इसमें गिरावट आएगी, लेकिन उस गिरावट के बावजूद वर्ष 2100 तक एक 150 करोड़ की जनसंख्या के साथ भारत नंबर 1 बना रहेगा। ठीक है, आगे अगर जाकर के देखें, इसमें कहा गया चीन के संदर्भ में 2024 से 2054 के बीच आबादी में भारी गिरावट। ठीक है, और 2100 में चीन की जनसंख्या 63 करोड़ हो जाएगी। दो 2054 के कंटेक्स्ट में बात करें, नंबर 1 पर भारत होगा, नंबर 2 पर चीन होगा, नंबर 3 पर पाकिस्तान होगा। ये ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान भारत को पीछे भी छोड़ सकता है। जैसे मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने चीन को पीछे छोड़ा और नंबर 1 बने, नहीं तो कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है। तो उसी तरह इस टाइप के आदमी कोई पाकिस्तान में भी आएंगे, कहेंगे मुमकिन है। यद्यपि कितना कंट्रीब्यूशन है वो आप ज़्यादा बेहतर बतला सकते। और अमेरिका चौथी बड़ी जनसंख्या वाला देश रहेगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के कंटेक्स्ट में कहा गया जीवन प्रत्याशा, इसके कंटेक्स्ट में कहा गया कि 2024 में अगर हम देखें तो 2024 में जीवन प्रत्याशा 73.3 ईयर है। और ये वैश्विक संदर्भ है। और यही जीवन प्रत्याशा जो है 2054 में
77.4। ठीक है, ठीक है। यहां पर एक और बात कही गई है, यह कही गई है कि 2054 तक कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि होगी दुनिया में। और कार्यशील जनसंख्या का मतलब समझते हैं, वर्किंग एज ग्रुप पॉपुलेशन। और वर्किंग एज ग्रुप क्या है? 15 से 64 साल। ग्लोबली बात कर रहे हैं तो आईएमएफ के डेफिनेशन को लेंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए किस कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है। 15 to 64 आईएमएफ के कंटेक्स्ट में है ग्लोबली, इंडिया के कंटेक्स्ट में 15 to 59 है। ये ध्यान रखेंगे। भारत के संदर्भ में 15 से 59 साल है। छुट्टी चाहिए होगी तो बोल दीजिएगा। सुने पिछले दिन बहुत परेशान हो गए थे। कल ही ना? नहीं क्या अमन जी? प्रिंस है और प्रिंसेस का इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी दर्शन हो जाते हैं। क्या प्रिंस जी? पता नहीं तलाश में आते हैं या क्या। ठीक है, मोटा मोटी काम लायक चीजें यही थी। ठीक है, करेंटली अगर आप देखें, मैंने चर्चा आपके साथ की थी प्रतिस्थापन दर की और कहा था 2.1 है। जबकि वैश्विक औसत की बात करूं, अभी ग्लोबल एवरेज की बात करूं, ठीक है, तो ग्लोबल एवरेज की बात करूं तो करेंटली यह 2.25 है। बढ़े आगे। ठीक है, आज जहां नीति आयोग की चर्चा कर रहे थे ना, एक चीज लिख लें। ठीक है, पदेन सदस्य जो होते हैं, 4 केंद्रीय मंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। ये चीजें हो सकता है प्रश्न के रूप में उठा करके डाली जाए। रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, तीसरा कृषि मंत्री, और चौथा सहकारी वित्त मंत्री। इसमें एडीपी के रिपोर्ट की चर्चा की गई है। यहां पर आपके काम लायक जो चीजें हैं मैं बतला देता हूं। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, जिसका हेडक्वार्टर मनीला में है, फिलीपींस मनीला, और एशियन डेवलपमेंट आउटलुक नाम से इसकी रिपोर्ट आती है। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। ठीक है, तो इसमें जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को एशिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कहा गया।
मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के मामले में इंडियन इकोनॉमी अभी नंबर 1 पोजीशन पर चल रही। और पिछले 5 वर्षों के दौरान अगर आप देखें तो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट चाइना से ज्यादा रहा है। ठीक है। और एक किस कंट्री का नाम है मैं बतला दूं, 2000, अच्छा आगे मैं नोट डाउन करवा दूंगा कहाँ। रेस्ट चीजें मैं डिस्कस कर चुका। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने दें। कल रोशन सर क्लास लेंगे, परसों मैं फिनिश करूंगा। सितंबर तक के दर्पण को मैंने कवर करवा दिया है। मेरी कोशिश होगी कुछ मैगजीन और 3 महीने के दर्पण को, 3 से 4 महीने के दर्पण को और मैं कवर करवा दूं, क्योंकि अब आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देख रहा हूं चीजें रिपीट ज़्यादा हो रही हैं, तो उन चीज़ों को स्किप करते हुए बैठना। ठीक है, आज इतना ही रहने। थैंक यू।